होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। आज का जो क्लास है स्टार्ट करने फर्स्ट डिस्कशन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन हम करेंगे। यहाँ पर जो भी आंसर्स है उसको हम प्रॉपरली देंगे एंड जैसे कि हम अपने क्लास में करते हैं कि हम एक क्वेश्चंस का कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी देखते हैं। ठीक है, सिंस यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो बहुत ज़्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा यहाँ पर, बट हम कोशिश करेंगे जितना हो सके हम उतना सॉल्व करें एंड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दें। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जो भी आंसर पता है आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए ताकि हम क्लास को इंटरेक्टिव बना सकें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म तीर्थंकरास इज एसोसिएटेड विथ। ये क्वेश्चन किया था पहले भी। तो तीर्थंकरास ये टर्म किस रिलीजियन से एसोसिएटेड है? तो दिस इज एसोसिएटेड विथ रिलीजियन जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म से रिलेटेड है तीर्थंकरास टर्म। एंड टोटल अगर हम एडिशनल कुछ देखना चाहे तो टोटल देयर आर 24 तीर्थंकरास। टोटल देयर आर 24 तीर्थंकरास आर देयर। एंड आप लोग अभी मुझे बताएंगे कि द लास्ट तीर्थंकरा का नाम क्या है। लास्ट तीर्थंकरा हु इज द लास्ट तीर्थंकरा अमंग द जैनिज्म? तो इसका आंसर होगा महावीर। ठीक है, लॉर्ड महावीर ये है हमारे लास्ट तीर्थंकरा। 24 तीर्थंकरास है, में से जो लास्ट तीर्थंकरा है वो है महावीर। ठीक है, ये हम कौन सा ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं? 2022 पेपर नंबर 4। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, साथ साथ में आप उसको देखते जाइए। और अगर आपके पास नहीं तो आप बाद में एक सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके भी ये आंसर्स देख सकते हैं और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा आपके ग्रुप्स में। एनी डाउट यू कैन रीच मी आउट। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। कौन सा स्टेट, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर नहीं करता? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सॉरी त्रिपुरा। तो यहाँ पर हमारे पास एक मैप है। ठीक है, मैप भी हमने प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेघालय बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, त्रिपुरा भी बॉर्डर शेयर करता है एंड मिजोरम भी हमारे पास ये है कि ये बॉर्डर शेयर करता है। देखिए इसको, दिस इज द बाउंड्री ऑफ बांग्लादेश, ये है। तो इसका मतलब मिजोरम से भी बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। तो मणिपुर एक ऐसा स्टेट है इन ऑप्शंस में से जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, इसमें और एक चीज़ है, देखिए सिंस हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया है तो कुछ दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम अभी देखेंगे ऐसे 5 इंडियन स्टेट्स जो कि हमारे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो ये 3 का मतलब त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के साथ साथ असम एंड वेस्ट बंगाल भी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। दीज आर द 5 स्टेट्स जो कि दीज आर द 5 इंडियन स्टेट्स जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, चलिए फिर
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। तो आप आंसर कीजिए, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फाइंड द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट पे आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, बिकॉज ये हमने कुछ पिक्चर दे दिया है, मैप का पिक्चर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो आप लोग को आसानी होगा ये ढूंढने में। यहाँ पर देखिए, गैंगटॉक, पल, अगरतला एंड दीमापुर, ये कुछ ऑप्शंस है। तो यहाँ पर ऑड वन आउट डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो है, यहाँ पर ये सभी एक एक स्टेट्स का कैपिटल है। गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, इम्फल दिस इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, ठीक है। अगरतला ये किसका कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। लेकिन दीमापुर एक ऐसा जगह है विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन नागालैंड, लेकिन ये कोई कैपिटल नहीं है, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट सिटी इन नागालैंड, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोगों में से बहुत कोई मुझे गैंगटॉक के भी आंसर कर रहे थे, लेकिन अगर हम दूसरे साइड में देखने जाए तो गैंगटॉक, इम्फल एंड अगरतला, these are the capital states, okay, these are the capital of states। तो दीमापुर किसी भी स्टेट का कैपिटल नहीं है, तो इस वजह से दिस इज द ऑड वन आउट, ओके। तो यहाँ पर देखिए, हम कुछ और भी स्टेट्स, हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के कैपिटल को साथ में देख लेते हैं, ठीक है। ईटानगर का कैपिटल है, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर, असम का कैपिटल है दिसपुर, मेघालय का कैपिटल है शिलोंग, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम का कैपिटल है आइजवाल, मणिपुर का कैपिटल है इम्फल, नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा, ठीक है। असम रिलेटेड एग्जाम्स के लिए हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके कैपिटल्स को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सभी लोग आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, तभी मुझे अच्छा लगेगा कि सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, which one of the following groups is the festival Lai Haraoba associated with? Lai Haraoba फेस्टिवल किस ग्रुप, किस ट्राइब के साथ रिलेटेड है? मिसिंग, कार्बी, गारोस एंड मेतीस। ओके, वेरी गुड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मेतीस, बिकॉज लाई हराओबा एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है इन मणिपुर बाय द मेती ट्राइब, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा लाई हराओबा फेस्टिवल से रिलेटेड कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट करता है। तो साथ ही में हम कुछ और भी देख लेते हैं। हमने हमारे आर्ट एंड कल्चर क्लास में ये सारा फेस्टिवल्स के बारे में ऑलरेडी देखा है, तो आई होप इस क्लास में आप कुछ एक चीज़ों को रिकॉल कर पाए, ठीक है। मिसिंग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, एक एक नाम बताएंगे आप सभी लोग। मिसिंग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ओके, वेरी गुड। अली आई लिगांग एंड देन पोराग is also a festival is celebrated by the Missing tribe. Okay, very good. Next we have Karbi. Karbi लोग कौन से festivals celebrate करते हैं? Karbi people. So the festivals are, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है कार्बीज लोगों का, वो है रोंगकेर, ठीक है। देन अच्छा के कान, देन बोतक के कान, दीज आर द फेस्टिवल्स जो कि कार्बी लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए फिर हमारे पास है गारोस। तो गारोस बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फेस्टिवल है जो कि हम बहुत ही कॉमन जानते हैं, विच इज वांगला, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फेस्टिवल।
तो याद रखना है, इन सभी फेस्टिवल्स को हमें याद रखना है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमने जो हमारा क्वेश्चन है इस लाई हराओबा, ये मैती ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं इन मणिपुर। ठीक है, चलिए जी चलते हैं हम आगे। वेयर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में कौन से जगह में कांगला फोर्ट लोकेटेड, कांगला फोर्ट कहाँ पर है? तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, अगरतला, गैंगटॉक, ईटानगर, इम्फाल। वेरी गुड भैरव। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है इम्फाल मणिपुर। ठीक है, इम्फाल मणिपुर में कांगला फोर्ट लोकेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। देखिए नॉर्मली हम देख सकते हैं क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है, और अगर रिपीट ना भी हो तो भी हम देख सकते हैं कि रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम जब भी किसी क्वेश्चंस को देखते हैं, एमसीक्यूज को देखते हैं, उससे रिलेटेड थिंग्स को भी पढ़ने का कोशिश की। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? क्या, चलिए फिर सेंटेंस को पढ़ते हैं। सुंदरबंस डेल्टा इज होम टू द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ये सही है या गलत? तो ये बिल्कुल सही है, सुंदरबन डेल्टा लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा एक यूनेस्को साइट भी है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट वी हैव चाइना इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसर, तो ये भी सही है, चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसर। नेक्स्ट वी हैव ईस्टर आइलैंड इज अ लैंड एरिया दैट इज एंटीपोडल टू इंडिया, इस स्टेटमेंट का मतलब है इंडिया के एग्जैक्ट ऑपोजिट में, द मैप इन द वर्ल्ड मैप, इंडिया के एग्जैक्ट ऑपोजिट में ईस्टर आइलैंड पड़ता है। ठीक है, ईस्टर आइलैंड चिली में पड़ता है। ओके, एंड ईस्टर आइलैंड दिस इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, तो ये एकदम ऑपोजिट में पड़ता है इन द वर्ल्ड मैप टू इंडिया। तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो है डी। बहुतों ने डी आंसर किया है, तो आपका आंसर करेक्ट है, डी इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक गुजरात में लोकेटेड नहीं है। ठीक है, गुजरात में नहीं है, दिस इज लोकेटेड इन राजस्थान। कहाँ पर है ये? राजस्थान में है। क्या नाम है हमारा इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक का? दैट इज सांभर लेक। ठीक है, इसको याद रखना है, सांभर लेक इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक एंड दिस इज नॉट गुजरात, वो राजस्थान में है। ठीक है, साथ ही में और एक चीज हम देखेंगे, ये हो गया हमारा इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, बट जो इनलैंड नहीं है, इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, इनलैंड के बात हम नहीं कर रहे हैं। इनलैंड मतलब किसी भी स्टेट के बीचों बीच या फिर द मिडिल ऑफ द स्टेट। ठीक है, बट लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो इंडिया का है दैट इज चिलिका लेक। अगर इनलैंड का नाम दिया जाता है तब हमारे पास आंसर होगा सांभर लेक, राजस्थान। ठीक है, और अगर इनलैंड ऑप्शन है तो का आंसर होगा चिल्का लेक। ठीक है, चलिए अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि चिल्का लेक कहाँ पर, कौन से स्टेट पे है? चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ओके, वेरी गुड, उड़ीसा में सिचुएटेड है चिल्का लेक एंड दिस इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पार्टी को नेशनल पार्टी के हिसाब से रिकॉग्नाइज करना है तो
कितने स्टेट्स में उसको एज अ पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ऑप्शंस है हमारे पास 1, 4, 5, 3, ये कुछ ऑप्शंस है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज 4 स्टेट। 4 स्टेट्स पे अगर पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से अगर उनको रिकॉग्नाइजेशन मिल गया देन दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी। ठीक है, तब वो एक नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइजेबल होंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है 4 स्टेट्स। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, इनमें से किसने, कौन से फ्रीडम फाइटर ने ये बोला था फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये किसने बोला था? चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। तो इनमें से फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट बोला था हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट ये स्लोगन बोला था। नेक्स्ट हमारे पास है द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, कितने बैटल्स हुए थे टोटल इन पानीपत? टोटल कितने बैटल हुए थे पानीपत में? 3। वेरी गुड, 3 बैटल्स हुए थे। तो सेकेंड वाला जो बैटल था दैट वाज फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू। ठीक है, हेमू इसका मतलब विक्रमादित्य का जो आर्मी था उनको हेमू के नाम से जाना जाता था। तो द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो कौन से ईयर में लड़ा गया था? 1526, 36, 1556, 1576। वेरी गुड, तो हमारा करेक्ट आंसर है 1556। तो साथ ही में हम और भी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि अकबर एंड हेमू के बीच में कौन जीता था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में कौन जीता था, अकबर या फिर हेमू? ओके, वेरी गुड, तो अकबर जीते थे, वाज द ही गॉट द विक्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल कब लड़ा गया था? फर्स्ट बैटल लड़ा गया था इन 26। किनके बीच में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? बाबर एंड इब्राहिम लोधी। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, कब हुआ था? 1526 में हुआ था। यहाँ पर बाबर ने इब्राहिम को हरा दिया था। ठीक है, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत तो हमारा हो गया। एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ये इन 1761। इस ईयर्स को, इन सभी ईयर्स को याद रखना है। यहाँ पर जब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो फुल चांस है कि फर्स्ट या फिर थर्ड भी आ सकता है। ठीक है, तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। किनके बीच में हुआ था? अफगान्स एंड मराठास। ठीक है, और यहाँ पर अफगान्स ने मराठास को डिफीट किया। ठीक है जी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, तो इसको साथ में लिखते हैं। सेकेंड वाला 1550, फर्स्ट 1526, सेकेंड 1556 एंड थर्ड 1761। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी हमारे पॉलिटिकल क्लास में किया है। ठीक है, हमारे पॉलिटिकल क्लास में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया है कि नन ऑफ द एबव। ठीक है, नन ऑफ द एबव जो ऑप्शन होता है हम जब वोट देने जाते हैं दैट वाज एनफोर्स्ड व्हेन, कब एनफोर्स किया गया था? तो ये एनफोर्स किया गया था इन नवंबर 2013। वेरी गुड, सभी लोग आंसर कीजिए। पार्टिसिपेशन इन द क्लास इज मस्ट। ठीक है, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, भले ही आंसर रॉन्ग हो फिर भी
दिस इंक्रीजेस एंड बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस। ठीक है, अच्छा भी लगता है, अगर आपका आंसर करेक्ट हो जाता है तो हम सभी को अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, तो हमारा करेक्ट आंसर है नवंबर 2013 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहली बार के लिए नन ऑफ द एबव ये नोटा ऑप्शन को असेंबली इलेक्शन में दिया था। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? Very good, The Hague, and this is situated in Netherlands. कहाँ पर है? नेदरलैंड में है। तो अभी हमारे पास है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये किस चीज का ऑर्गन है? दिस इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। हम सभी जानते हैं दिस इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन में टोटल कितने ऑर्गन्स होते हैं? टोटल कितने ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशन में? 6। ठीक है, जैसे कि जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, देन यूएन सेक्रेटेरिएट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो इन सभी में से सबके जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। ठीक है, बाकी सबके न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है एक्सेप्ट फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है दैट इज सिचुएटेड इन द हेग इज नेदरलैंड, एंड बाकी सबका कहाँ पर है ये भी हमें याद रखना होगा, बाकी सबका होगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, बाकी सबका न्यूयॉर्क में है, एंड ओनली द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दैट इज द हेग, नेदरलैंड। ओके, which one of the following steps did the Rowlatt Act incorporate? राउलट एक्ट कब हुआ था? ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि राउलट एक्ट कब हुआ था। तो राउलट एक्ट ये हुआ था 1919। ठीक है, राउलट एक्ट क्यों हुआ था? तो राउलट एक्ट हुआ था कि इंडियंस ताकि अपना नेशनलिस्ट मूवमेंट ना कर सके, टू स्टॉप द इंडियन पीपल टू टेक अप एनी स्टेप्स रिगार्डिंग देयर नेशन। तो इस वजह से राउलट ने इस एक्ट को स्टार्ट किया था। ही इनकॉर्पोरेटेड सम ऑफ द स्टेप्स। तो कुछ स्टेप्स हमें मिले थे, उनमें से एक है इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल। इसका मतलब क्या है कि विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी रीजन पुलिस के पास इतना पावर होगा कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सके। ठीक है, हम अपने हिस्ट्री क्लासेस में को बहुत ही अच्छे से देखेंगे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में। अभी के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल। का मतलब है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी रीजन। उनको कोई रीजन देना नहीं पड़ेगा, बिना रीजन के वो किसी को भी जेल ले जा सकते हैं। ठीक है, राउलट एक्ट कब हुआ था? इन 1919। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंट इट्स फर्स्ट विमेन जज एंड होम डिड इट अपॉइंट? सबसे पहला विमेन जज कब अपॉइंट हुआ था और किस साल हुआ था? तो अगर हम नाम भी जानते हैं यहाँ से तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम सिर्फ नाम जानते हैं तो द सबसे पहला विमेन जज जो है अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो है फातिमा बीवी। ओके, एंड शी वाज अपॉइंटेड इन 1989। ठीक है, 1989 को 6 अक्टूबर में फातिमा बीवी शी वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन जज। ओके, एंड तब से लेकर अब तक 11 फीमेल जस्टिसेस हो चुकी है। ठीक है, 11 फीमेल जस्टिसेस हो चुकी।
So this is our next question. The minimum age for acquiring voting right in India was reduced from 21 years to 18 years. पहले हम वोट दे सकते थे किस साल में, ठीक है, जब भी कोई 21 years का होता था, लेकिन अभी ये हो चुका है 18 years. तो कौन से ईयर में ये रिडक्शन किया गया था? ओके, वेरी गुड, सभी लोग आंसर कर रहे हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1988. 1988 में फ्रॉम द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये चेंजेस किया गया था. ठीक है, 1988 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से the age was reduced from 21 years to 18 years. ठीक है, चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. Which year did the British transfer the capital of India from Calcutta to Delhi? सबसे पहले हमारा जो कैपिटल था वो था कैलकटा. ठीक है, उसके बाद दिल्ली शिफ्ट किया गया, दिल्ली को बनाया गया हमारा कैपिटल ऑफ इंडिया. उनका स्टेटमेंट ये था कि एक कंट्री का कैपिटल जो है वो सेंटर में लोकेटेड होना चाहिए. तो इस वजह से उन्होंने दिल्ली को, सिंस दिल्ली इज सेंट्रली लोकेटेड, तो दिल्ली को कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया गया. तो कौन से साल में बनाया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इन 1911. 1911 में 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर को कैलकाटा से दिल्ली किया गया हमारा कैपिटल. ओके, next we have the chief of the Ahom military during the reign of Suhumung and the husband of Mula Gaburu. मुला गाभरू का हस्बैंड और चीफ ऑफ द आहोम मिलिट्री कौन थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना जरूरी है, मुला गाभरू शी वाज अ डॉटर ऑफ ए आहोम किंग. ठीक है, वाज अ डॉटर ऑफ आहोम किंग. तो उनके जो हस्बैंड थे ही वाज आल्सो द चीफ ऑफ द आहोम मिलिट्री. ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुहुंगमुंग. तो उनके हस्बैंड का नाम क्या था? यहाँ पर मल्टीपल स्पेलिंग्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन भी नाम के स्पेलिंग को चेंज किया जाता है. ठीक है, तो किसी में PHRA ऐसा लिखा होता है, किसी में F लिखा होता है. तो स्टिल हम प्रोनाउंसिएशन करने के टाइम में उसको फ्रा भी करते हैं, कोई किसी जगह पे फ्रा भी बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज फ्राशेनमुंग बोरगोहाई. ठीक है, उनके हस्बैंड का नाम है फ्राशेनमुंग बोरगोहाई. He was also the chief of the Ahom military during the reign of Suhumung. चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. In which year the title Viceroy was given to Governor General of India? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से पहले भी हमारे पास हुआ करता था गवर्नर जनरल, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद आया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद आया वाइसरॉय. ठीक है, तो वाइसरॉय कौन से ईयर में ये टाइटल चेंज किया गया फ्रॉम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 1858. 1858 को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसरॉय किया गया. ठीक है, तो हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय? सबसे पहला वाइसरॉय कौन थे? वाज द फर्स्ट वाइसरॉय. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग ही वाज द फर्स्ट वाइसरॉय. जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से चेंज होकर वाइसरॉय टाइटल दिया गया, देन लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय. ठीक है जी, चलिए. बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में ऐसा ऑटोनोमस काउंसिल ये प्रोविजन दिया जाता है? बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, वेरी गुड. 6th शेड्यूल में दिया गया है इससे रिलेटेड प्रोविजंस.
ऑफ द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ठीक है, रिसेंटली सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देख रहे हैं। ठीक है, कैन यू टेल मी कौन से स्टेट से रिलेटेड है ये सिक्स्थ शेड्यूल जो रिसेंटली हम न्यूज़ में देख रहे हैं? वेरी गुड, तो लद्दाख। ठीक है, लद्दाख भी डिमांड कर रहा है टू गेट द प्रोविजंस इन द सिक्स्थ शेड्यूल। ओके, तो इस वजह से सिक्स्थ शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी हमने हमारे पॉलिटी क्लास में किया है, उसको अच्छे से रिविजन कीजिए। ठीक है, रिविजन कीजिए और कौन से स्टेट्स एंड यूटीज के अंडर आता है, कौन सा ट्राइब को सिक्स्थ शेड्यूल में डाला गया है, कौन से एरियाज को इंक्लूड किया गया है, सभी चीज़ों को अच्छे से रिविजन कीजिए। देन वी हैव पाक्योंग एयरपोर्ट। दिस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम। ओके, वेरी गुड, तो हमारा करेक्ट आंसर है सिक्किम। पाक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम में लोकेटेड है। नेक्स्ट वी हैव मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट्स। कौन सा एनिमल फिगर है जो कि हड़प्पन साइट्स के सभी जगहों पर, सभी साइट्स में पाया जाता है? यूनिहॉर्न बुल, काऊ, एलिफेंट, टाइगर। तो हमारा करेक्ट आंसर है यूनिहॉर्न बुल। ठीक है, एक सिंगल हॉर्न होता है इस बुल का एंड दिस कैन बी फाउंड इन टेराकोटा पेंटिंग्स। ठीक है, वो जो स्कल्पचर्स बनाते थे वहाँ पर होता था। हड़प्पन सील्स में यूनिहॉर्न बुल होता था। तो इन सभी जगहों पर हम एक कॉमन एनिमल फिगर देख सकते हैं, दैट इज यूनिहॉर्न बुल। हाउ मेनी रिंग्स आर देयर ऑन द ओलंपिक फ्लैग? ओलंपिक फ्लैग में टोटल कितने रिंग्स होते हैं? तो ऑब्वियसली आप इसको आंसर कर सकेंगे, हमारे पास पिक्चर है यहाँ पर। तो ये है 5। ठीक है, 5 रिंग्स है ओलंपिक फ्लैग्स में। साथ ही में मैंने और एक जगह पे देखा था, विच अमंग द फॉलोइंग कलर्स आर नॉट इंक्लूडेड, अमंग द फॉलोइंग कलर इज नॉट इंक्लूडेड इन द ओलंपिक फ्लैग। तो ओलंपिक फ्लैग में कौन सा कलर नहीं होता है? तो आप यहाँ से कलर का नाम भी अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट वी हैव BB, दैट इज ब्लू, ब्लैक। ठीक है, देन वी हैव येलो, ग्रीन, रेड। तो दीज आर द कलर्स जो कि हम अपने ओलंपिक फ्लैग में इस 5 रिंग्स में देख सकते हैं। ठीक है, ओके, वन मोर थिंग, व्हाट डज 1 रिंग सिग्निफाई? ये जो 5 रिंग्स है, ये 5 रिंग्स किस चीज को सिग्निफाई करते हैं, क्या आप बता सकते हैं? दिस 5 रिंग्स सिग्निफाइज 5 कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये 5 रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट्स को सिग्निफाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर 5 रिंग्स दिया हुआ है। रिंग्स के कलर क्या क्या है? ब्लू, ब्लैक, येलो, ग्रीन, रेड। ठीक है, कलर्स का नाम याद रखिएगा। 5 रिंग्स किसको सिग्निफाई करता है? 5 कॉन्टिनेंट्स को सिग्निफाई करता है। ठीक है, इन सभी को याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज, कैपिटल सिटीज का नाम भी हमें याद रखना पड़ेगा। कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीना इज बुएनोस आयरेस। ठीक है, एयर एशिया हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन, कहाँ पर है एयर एशिया का हेडक्वार्टर? मुंबई, कुआलालंपुर, जकार्ता और बैंकॉक। वेरी गुड, कुआलालंपुर में है एयर एशिया का हेडक्वार्टर। ठीक है, इन कुआलालंपुर। ये आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे इसको। Which of the following is not an operating system for computer? कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज 11, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड यूबुंटू। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम हमारे कंप्यूटर्स में अगर कुछ भी बनाना हो, ठीक
तो उसमें उसमें हम यूज़ करते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, ये सब हम करते हैं। बट ऑपरेट करने के लिए हमारे कंप्यूटर को हम कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं? विंडोज 11, लिनक्स एंड यूबुंटू, ऐसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटली कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट हिमालयन पीक ऑफ इंडिया। हिमालयस जो है, तो हिमालयस में हाईएस्ट पीक कौन सा है प्रेजेंटली? तो ऑप्शंस आर कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत एंड मना। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कंचनजंगा। ठीक है, वेरी गुड, सभी लोगों ने आंसर किया है। और एक चीज कंचनजंगा से रिलेटेड है, दैट इज दिस इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, थर्ड इन द वर्ल्ड। तो साथ ही में हम ये भी देख लेते हैं कि फर्स्ट कौन सा होगा। इज द फर्स्ट, तो फर्स्ट विल बी माउंट एवरेस्ट, एंड सेकंड विल बी माउंट K2। ठीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है द सेकंड, एंड द थर्ड वन इज कंचनजंगा। ठीक है, तो एक साथ हम मल्टीपल थिंग्स को साथ में लिखते जाएंगे या फिर स्टडी करते जाएंगे। Which mythical underground river is considered to have joined Ganga and Yamuna at Triveni Sangam of Prayagraj? का मतलब, त्रिवेणी संगम का मतलब होता है कि जब तीन नदी एक साथ ज्वाइन होते हैं, कॉन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, जब तीन नदी एक साथ कॉन्फ्लुएंस होते हैं तब हम उसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। तो गंगा, यमुना और कौन सा नदी ने एक साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाया था? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सरस्वती रिवर। दिस इज अ माइथिकल अंडरग्राउंड रिवर, सरस्वती रिवर, जिसने कॉन्फ्लुएंस किया था गंगा और यमुना के साथ टू फॉर्म त्रिवेणी संगम। ठीक है जी, चलिए फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन कैरेट? कैरेट में कौन से चीज़ों को मेजर किया जाता है? स्टील रॉड, मिल्क फैट, सैफरन एंड गोल्ड। तो यूजुअली कैरेट को डायमंड में मेजर किया जाता है, और यहाँ पर डायमंड ऑप्शन नहीं है, एंड गोल्ड को भी कैरेट के हिसाब से मेजर किया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर होगा गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव व्हिच ब्रांच ऑफ स्टडी डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बेस्ड ऑन फॉसिल्स? फॉसिल से रिलेटेड, दिस इज बेस्ड ऑन फॉसिल्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पैलेओंटोलॉजी। ठीक है, पैलेओंटोलॉजी विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए, तो आर्कियोलॉजी कौन सी चीजों को स्टडी करता है? आर्कियोलॉजी दिस स्टडीज द एंशियंट और द recent human existence from material remain। ठीक है, एंशियंट चीज़ों को स्टडी करता है, कौन से चीज़ को कहाँ पर पाया गया है, उससे रिलेटेड ये कौन से कितने दिन पुराना है, कितना साल पुराना है, आर्कियोलॉजिस्ट इसी सभी चीज़ों को स्टडी करते हैं। ठीक है, जियोलॉजी कौन सी चीज़ों को स्टडी करता होगा? तो जियोलॉजी दिस स्टडीज द अर्थ। ठीक है, एंड जियोमॉर्फोलॉजी जो है ये स्टडी करता है लैंडफॉर्म को। ठीक है, लैंडफॉर्म हो गया, जैसे बहुत सारे है ना, जैसे बरखान हो गया, ओके, सैंड ड्यून्स हो गया। तो ऐसे चीजों को स्टडी करता है, जियोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, हियर द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स, ये कौन से ब्रांच ऑफ स्टडी में आता है? पैलेओंटोलॉजी। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है? नैनोमीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है। चलिए, आप लोग ये भी बता दीजिए अभी कि नैनोमीटर से हम क्या करते हैं? नैनोमीटर इज अ
यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, नैनोमीटर द यूनिट ऑफ लेंथ। देन ऑल्टीमीटर, ये ऑल्टीट्यूड मेजर करता है, डिस्टेंस अबव द सी लेवल, सी लेवल से कितना ऊपर होगा, सी लेवल से कितना नीचे होगा, ये मेजर किया जाता है ऑल्टीमीटर। ओके, नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोमीटर, का मतलब लिक्विड कितना डेंस होगा, दिस मेजर्स द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास आंसर है बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नेक्स्ट वी हैव a game of kho-kho. How many members of chasing team enters the field and sit on their knees? कितने members होते हैं? वेरी गुड। तो कितने members होते हैं चेजिंग टीम में जो कि फील्ड में आते हैं और अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 9। नेक्स्ट वी हैव which of the following is not native to India? इसका मतलब इंडिया में पाया नहीं जाता है, अगर पाया भी जाता है तो उनको बाहर से लाया गया है, बट दे आर नॉट नेटिव टू इंडिया। तो वन हॉर्न राइनो हम जानते हैं कि वन हॉर्न राइनो पाया जाता है, पिग्मी हॉग पाया जाता है, लेपर्ड पाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा विच इज करेक्ट, दैट इज ए, तब चिंपंजी। ठीक है, चिंपंजीज आर नॉट नेटिव टू इंडिया, ये पाया जाता है इन अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के नेटिव है चिंपंजी एंड द रेस्ट आर नेटिव टू इंडिया। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हिच इज ऑफिशियली नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? देवदार, बनियान, पीपल, नीम। यहाँ इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर हमारा? वेरी गुड, तो हमारा करेक्ट आंसर है बनियन। ठीक है, बनियन ट्री, दिस इज ऑफिशियली द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एग्नेस गोंजा बेजासुई हैज बीन मोर पॉपुलरली नोन एज, का जो ये ओरिजिनल नेम है उससे कई ज्यादा उनके पॉपुलर नाम से सब लोग उनको जानते हैं, एंड हर नेम इज मदर टेरेसा। ठीक है, सभी लोग उनको मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं रेदर देन दिस एग्नेस। ठीक है, इस नाम से उनको बहुत कम लोग ही जानते होंगे, तो उनको पॉपुलरली कौन से नाम से जाना जाता है? मदर टेरेसा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हु इन्वेंटेड द कोड्स फॉर टेलीग्राफ? टेलीग्राफ का कोड्स को किसने इन्वेंट किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, सैमुअल मॉर्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन बेर्ड। ओके, वेरी गुड, तो हमारा करेक्ट आंसर है सैमुअल एफ बी मॉर्स। सैमुअल एफ बी मॉर्स ने इन्वेंट किया था टेलीग्राफ के कोड्स को। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफा? NEFA, जो हम अरुणाचल के पहले नाम से जानते थे ना। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सभी ऑप्शंस में है, सिर्फ ए का मीनिंग चेंज किया गया है, एरिया, असेंबली, एक्टिविटी और एजेंसी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा एजेंसी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव, ये सभी लोग आंसर कर सकेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन केरला? कौन सा फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है मेनली केरला? दैट इज ओणम। ठीक है, ओणम किया जाता है केरला में। कैन यू टेल मी पोंगल कौन से स्टेट पे सेलिब्रेट किया जाता है? पोंगल तमिलनाडु। ठीक है, लोहड़ी कौन से स्टेट पे किया जाता है? लोहड़ी कहाँ पर किया जाता है? पंजाब में किया जाता है। ठीक है, ओरिजिनली इन स्टेट पे किया जाता है, एंड अभी हम बहुत सारे स्टेट्स पे सिमिलर फेस्टिवल्स भी देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेल लीड रोल इन विच मूवी वाज प्लेड बाय जुबिन गार्ग? कौन से मूवी में जुबिन गार्ग ने मेल का
मेल में लीड रोल निभाया था? वॉज अ मेन एक्टर इन विच मूवी? मिशन चाइना, मिशन कश्मीर, मिशन चेन्नई, मिशन काबुल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मिशन चाइना। ठीक है, मिशन चाइना मूवी में वो लीड रोल में थे। एंड दिस मूवी, दिस वाज रिलीज्ड इन द ईयर 2017। इसको भी याद रखना है, 2017 में उनका मूवी आया था जहां पर ही प्लेड अ लीड रोल। ओके, मिशन चाइना। नेक्स्ट वी हैव हु रोट द बुक मालगुडी डेज। मालगुडी डेज बहुत ही फेमस बुक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारे शोज भी देखने को मिलते हैं इन द टेलीविजन। ठीक है, तो ये बुक किसने लिखा था? ऑप्शंस बहुत ही रिलेटेड है, इसको देखिए। आर के लक्ष्मण, के आर नारायणन, हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो। हेलो, तो Here we have who wrote the book मालगुडी डेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है आर के नारायण। यहाँ पर जो जितने भी ऑप्शंस हैं वो बहुत ही सिमिलर लग रहे हैं हम सभी को, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है आर के नारायण। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ड्रोन्स आर। ड्रोन्स हम देखते हैं ना, विजुअल इन द एयर, एक व्हीकल जैसा होता है जहां पर कोई भी आदमी नहीं होता है, बट वहां पे कैमरा डिटेक्शन से बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक किया जाता है। तो ड्रोन्स जो है वो होगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जहां पर कोई भी लोग नहीं होते हैं, बट थ्रू अ रिमोट उसको चलाया जाता है। ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव द फॉलोइंग लिस्ट हु वाज ए फुटबॉल प्लेयर। ये जो नाम है, कुछ नाम है यहाँ पर कौन सा एक आदमी है? ही वाज ए, सॉरी नॉट आदमी, ऐसा नहीं बोल सकते। हु इज अ पर्सन अमॉन्ग हियर जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा गिलबर्टसन सांगमा। गिलबर्टसन सांगमा, ही इज अ फुटबॉल प्लेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ असम। कौन सा स्टेट है जो कि असम के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो नागालैंड करता है, हम जानते हैं। मिजोरम भी करता है, हम जानते हैं। वेस्ट बंगाल भी करता है। ठीक है, जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है दैट इज सिक्किम। ठीक है, सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो कि हमारे असम के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है जी, चलिए यह है हमारे पास और एक ऑप्शन। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम वाज क्रिएटेड इन जनवरी 2022। जनवरी 2022 में कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम
was created. तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन होगा तामुलपुर. ठीक है, तामुलपुर 23 जनवरी को 2022 क्रिएट किया गया था. ठीक है, पाजाली एक डिस्ट्रिक्ट है which was created in 2021 12 जनवरी. ठीक है, 12 जनवरी 2021 को क्रिएट किया गया था. ठीक है, एंड दीज आर द रिसेंट वंस. बक्सा और होजाई जो है वो बहुत पुराने हैं, पुराने डिस्ट्रिक्ट्स है, बट द रिसेंट वंस में बाजाली विच इज 2021 एंड यहाँ पर 2022 में तामुलपुर 23 जनवरी. ठीक है, चलिए, who presented the budget for 2021 to 22 in Assam? में से कौन है जिसने हमारे बजट को प्रेजेंट किया था 2021 to 22? Here we have a spelling mistake, ये ओ होगा. तो अजंता नेयोग ने प्रेजेंट किया था बजट, और इस बार भी इन 2024 to 25 ये बजट भी अजंता नेयोग ने ही प्रेजेंट किया है. ठीक है, चलिए, which among the following river is on the south bank of river ब्रह्मपुत्र? रिवर ब्रह्मपुत्र का साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा है? तो मानस, सुबनसिरी, दिखो, रंगा नदी. तो इनमें से मानस, सुबनसिरी, रंगा नदी, दे ऑल आर द नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी. तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास है दैट इज दिखो, ये होगा साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी. ठीक है, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी हमने ऑलरेडी क्लास में डिटेल्ड स्टडी किया था, सबके नाम मैंने बताए थे, उसको अच्छे से देख लीजिए. ठीक है, चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच वन अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्रोडक्शन यूनिट? ओल्डेस्ट प्रोडक्शन यूनिट कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डिगबॉय रिफाइनरी. तो डिगबॉय रिफाइनरी कब ओपन हुआ था का ईयर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. डिगबॉय रिफाइनरी दैट इज द ओल्डेस्ट प्रोडक्शन यूनिट. ओके, वेरी गुड. सभी लोग प्रॉपरली आंसर कर रहे हैं. दिस वेरी होलसम. ठीक है, आप लोग आंसर करते हैं, देन इट ऑल्सो गिव्स मी अ एनर्जी. कुछ एक अलग टाइप का एनर्जी मुझे मिल जाता है कि मैं और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊँ. ठीक है, तो सब लोग अच्छे से आंसर करते हैं तो ये भी लगता है कि आप लोग प्रॉपरली रिवीजन कर रहे हैं, इवन आप लोग क्लास में ध्यान से सुन रहे हैं. ठीक है, तो डिगबॉय रिफाइनरी दिस इज द ओल्डेस्ट प्रोडक्शन यूनिट. ओके, चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट? यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है कौन से? ये जो भी ऑप्शन है हमारे पास ये सभी आसाम में है. तो यहाँ से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि एक हेरिटेज साइट है? तो यहाँ पर हमारे पास है मानस नेशनल पार्क. साथ ही में मानस के साथ साथ और एक नेशनल पार्क है जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट है, दैट इज काजीरंगा. ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है एंड दे वर डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को हेरिटेज साइट कौन से ईयर में? इन 1985. रिसेंटली हमने इसके बारे में स्टडी किया है. ठीक है, चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क डज नॉट टच विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? कौन से डिस्ट्रिक्ट को हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क टच नहीं करता है? मल्टीपल आंसर्स आते हैं यहाँ पे. ठीक है, देखिए, नॉर्मली हम जब भी लोकेशन के बारे में देखते हैं तो हमेशा गोलाघाट और नौगांव ही देखते हैं. ठीक है, गोलाघाट और नौगांव का ही हम ऑप्शन देखते हैं जब हम लोकेशन का बात करते हैं. लेकिन यहाँ पर अभी बोला गया है डज नॉट टच, तो कार्बी आंगलोंग भी आया है एंड मोरीगांव भी आया. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा मोरीगांव. ठीक है, मोरीगांव हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि मोरीगांव जो है ना वो नौगांव के साइड में आता है. तो ऑब्वियसली नौगांव को टच कर रहे हैं तो मोरीगांव को टच नहीं कर सकता. ठीक है, अगर हम थोड़ा सा भी, अगर हम नहीं जानते हैं इसके बारे में बट स्टिल हम अपने मैप को लोकेट कर सकते हैं, अपने मैप को इमेजिन कर सकते हैं, तो मोरीगांव हमारा करेक्ट आंसर होगा. इट डज नॉट टचेस काजीरंगा नेशनल पार्क.
है जी। नेक्स्ट है मोस्ट रेस्टिंग प्लेस इज एट सारागुड़ी सापोरी एट दिखोमुख नियर शिवसागर। इनमें से किसका रेस्टिंग प्लेस है? वेरी गुड, तो हमारा करेक्ट आंसर है आजान पीर। ठीक है, आजान पीर का रेस्टिंग प्लेस है सारागुड़ी सापोरी में एट दिखोमुख नियर शिवसागर। ठीक है, हु एस्टैब्लिश्ड द गुरुद्वारा एट धुबरी। धुबरी में जो गुरुद्वारा है वो किनका है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर established the Gurudwara at Dhubri. Okay. This is the last question of our question paper of 2022. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये है आइडेओ नीलांबर हेंडिक। ठीक है, फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस ऑफ एसएमएस सिनेमा। नाउ यू टेल मी, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। उनका जो फर्स्ट फिल्म था उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, वेरी गुड, जॉयमोती। ठीक है, जॉयमोती से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड जॉयमोती का जो फीमेल एक्ट्रेस थी वाज आल्सो द फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस ऑफ एसएमएस सिनेमा। वेरी गुड, एवरीबडी आर आंसरिंग द ईयर ऑफ रिलीज एज वेल। वेरी गुड, आइडेओ नीलांबर हेंडिकोई, she is the first female actress of SMS cinema. ठीक है, चलिए, this is all about the question paper of previous year. सबको अच्छा लगा होगा, आई होप कि सभी ने इसको इंटरेस्टिंगली देखा भी होगा। आई होप दिस इज इम्पैक्टफुल फॉर योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम और एक नया क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे ऑफ द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। So stay tuned for more such classes. I'll keep you updated regarding this. Okay, thank you so much. Bye bye.